हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बहुत प्यारा पार्ट जो है क्लास है, ठीक है, दैट इज उत्प्रेरण, कैटालिसिस। उत्प्रेरक के बारे में बच्चों हम सब कुछ जानने जा रहे हैं आज। सब कुछ तो नहीं बोल सकता लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ जानने वाले हैं, तो एकदम जानकारी प्लस आज का क्लास रहने वाला है। समझ में आ रहा है? तो चलिए लिस्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चों? उत्प्रेरण। उत्प्रेरण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिसिस, ठीक है। तो क्या है भैया, देखते जाइएगा, बहुत बढ़िया है, जानकारी प्लस है, बहुत अच्छा, काफ़ी यूज भी होंगे जब हम पी ब्लॉक के तत्व पढ़ने जब जाएंगे, मतलब आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो क्या होता है उत्प्रेरण? सुनिए, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए, समझ में आ रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए उस अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, अर्थात परिवर्तित कर देता है, उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक। और इस पूरे प्रक्रम को, इस क्रिया को बोलते हैं उत्प्रेरण, कैटालिसिस। समझ में आ रहा है? और बच्चों इसका एक सामान्य डेफिनेशन ऐसे भी बता सकते हो उत्प्रेरक क्या है। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर या किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, किंतु भार एवं बनावट के दृष्टिकोण से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं? उत्प्रेरक कह देते हैं। एवं उस क्रिया को बढ़ाने घटाने की, वेग को परिवर्तित क्रिया करने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? दैट इज कैटालिसिस। समझ में आ गया? तो एक बात याद रखिएगा, उत्प्रेरक का सूक्ष्म मात्रा ही बड़े बड़े अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए पर्याप्त होता है, बहुत कम मात्रा। समझ में आ रहा है? बहुत कम मात्रा, सूक्ष्म मात्रा ही बहुत पर्याप्त होता है। अब बात करते हैं आधुनिक। आधुनिक मतलब मॉडर्न कंसेप्ट क्या है इस चीज का? मॉडर्न कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट कुछ ऐसा है बच्चों, आपने जस्ट चैप्टर नंबर 4, आई थिंक 4 ही है, वहां मैं आपको पढ़ाया हूं, ठीक है। क्या चीज पढ़ाया हूं भैया? कि एक ऊर्जा होती है किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, एक तो उनका टक्कर होना आवश्यक रहता है। टक्कर हो रहा है तो भी उत्पाद में नहीं बदलता। कब तक नहीं बदलता? जब तक उनके पास एक निश्चित ऊर्जा ना हो, और उस निश्चित ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा, ठीक है बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं। किंतु देहली ऊर्जा से भी कम ऊर्जा वाले, ठीक है, अभिकारकों को जो देहली ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। मतलब ऐसा है यार, ये देखो, जैसे कि कोई मूवी लगी है किसी थिएटर में या टॉकीज में लगा हुआ है, मॉल में, ठीक है, और उसका टिकट का पैसा है 150 रुपये समथिंग, कुछ हम ऐसे ले लेते हैं मोटा मोटा, ठीक है, 150 रुपये आपको लगता है, 150 रुपये मिनिमम है। अब मेरे दोस्त के पास है, सपोज 150 रुपये है उनके पास, लेकिन मेरे पास मात्र 100 रुपये है। अब उसको तो एंट्री मिल जाएगी क्योंकि उनके पास 150 रुपये है, टिकट का रुपये जो है 150 रुपये, इसलिए मिल जाएगा एंट्री। बट मुझे कहाँ से मिलेगी मेरे भाई? कहाँ से मिलेगी? मेरे पास तो 100 रुपये है। समझ में आ रहा है? तो वो मिनिमम जो एंट्री लेने के लिए आवश्यक होता है, मतलब अभिकारक को, रिएक्टेड को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आवश्यक होता है, उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं, न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रीशोल्ड एनर्जी। थ्रीशोल्ड एनर्जी, एक चीज याद रखिए। दूसरा बच्चों, अगर किसी के पास थ्रीशोल्ड एनर्जी नहीं है, मतलब ये 150 एनर्जी नहीं है, एक एग्जांपल के थ्रू, और 100 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये उसका खुद का है, इंडिविजुअल, उसका व्यक्तिगत है, लेकिन उसको 50 अभी और लेने पड़ेंगे, 50 रुपये और लेगा तभी तो एंट्री मिलेगा। तो उस 50 को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? अगर एनर्जी के रूप में बोलेंगे तो इसी को बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन या एक्टिवेशनल एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा। क्या बोल देते हैं? संक्रियण ऊर्जा। तो याद रखिए, जो आपका देहली ऊर्जा होता है, थ्रीशोल्ड एनर्जी जो होती है, थ्रीशोल्ड एनर्जी वो होता है किसी भी अभिकारक के सामान्य ऊर्जा, क्योंकि वो अभिकारक का अस्तित्व है, क्योंकि उसका पास ऊर्जा है, थोड़ा ना थोड़ा तो ऊर्जा होगा ही, तो उसकी खुद की ऊर्जा प्लस उसको कितना और चाहिए था? 50 और चाहिए था, और जो उसका क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। मैं कहाँ कहाँ चीज को पढ़ा रहा हूं आपको, बट जरूरी है आपके कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, कि उत्प्रेरक क्या होते हैं?
तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक मैं बता दिया आपको कि न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सपोज करते हैं ये ऊर्जा की आवश्यकता होती है, समझना बात को, ये अभिकारक है और सपोज करते हैं ये क्या है, उत्पाद है। तो उत्पाद में कन्वर्ट होने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी लेवल है इधर, समझ लो ऐसा, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, उसका वर्क क्या है, समझना बात को, मेरी बात को समझना सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रिएक्शंस होते हैं। कैसे रिएक्शंस होते हैं, इधर देखो, कोई रिएक्टेड है ये किसी कैटालिसिस के साथ, जब उसमें हम कैटालिसिस डालते हैं, उत्प्रेरक डालते हैं, तो ये जो है बच्चों एक माध्यमिक यौगिक बना लेता है, जिसके बारे में आगे चर्चा करूंगा अच्छे से। माध्यमिक यौगिक बना लेता है, मतलब इसको पकड़ लेता है, आरसी बन जाता है, ये माध्यमिक यौगिक बोलते हैं इसको, ऐसा। और ये माध्यमिक यौगिक क्या करता है, इस जो हाई लेवल का जो आपका वो है, क्या है, ऊर्जा बैरियर है, उच्च है, उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और उसको उतना ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऊर्जा को क्या कर देता है, घटा देता है। ये ऊर्जा, ये देख लीजिए आप, इतना हो जाता है, ये देखिए। तो उसको उतनी जो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम ऊर्जा में भी काम चल जाता है। ये किसके कारण होता है, उत्प्रेरक के कारण होता है। उत्प्रेरक उसका क्या करता है, संक्रियन ऊर्जा को घटा देता है और उत्पाद बनाने में हेल्प करता है। और जैसे ही उत्पाद बनता है बच्चों, ये R जो है P में कन्वर्ट होता है, किसमें, P में, तो उस टाइम हमारा जो C है वो पुनः क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, पुनः क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस प्रकार ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेने के बाद भी मतलब ये अपने बनावट एवं भार के दृष्टिकोण से स्वतंत्र रहता है। समझ में आ गया, तो ये चीज है। मतलब इसको अगर हम टाकिज वाले उदाहरण से समझे तो ऐसे समझ सकते हो कि दोस्त के पास 150 रुपए थे, उसने एंट्री ले लिया, यहां से ले लिया। मेरे पास 150 नहीं था, 100 रुपया था, मेरे को 50 रुपये जरूरत थी, तो क्या किया मैंने, उसके जो है कोई वर्कर है जो है टॉकीज में या थिएटर में जो वर्कर है, समझ रहे हो बात को मेरा, ठीक है, चाहे वो चपरासी हो सकता है या क्या क्या जो अरेंज वगैरह करते रहते हैं, उनमें से कोई व्यक्ति हो सकता है। तो वो क्या किया, भाई मेरे साथ चल, तू मेरे साथ दोस्ती कर लिया, ठीक है। हम लोग का क्या बन गया, हमारा क्या बन गया भाई, बोलो, माध्यमिक यौगिक बन गया। समझ में आ रहा, दोनों को चले। उसके बाद जो टिकट काउंटर था वहां बोला, भाई अपना आदमी है यार, जाने दो, बस जितना है बेचारे के पास रख लो। तो मेरा वही उतना में काम चल गया। समझ में आ गया। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट है, कैसे काम करता है समझ में आ गया। मॉडर्न कंसेप्ट अच्छे से सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई, डाउट तो नहीं है ना आपको। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट है, ये मॉडर्न कंसेप्ट ऐसा समझाता है कि उसकी संक्रियन ऊर्जा को क्या कर देती है, घटा देती है। समझ में आ गया, ये चीज है और कुछ नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसका टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, कितने प्रकार के कैटालिसिस होते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है बच्चों हमारा, वो आता है धनात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण, उत्प्रेरण में कोई टेंशन मत लीजिएगा। उत्प्रेरक एक कंपाउंड पदार्थ है, और जो उत्प्रेरण है इट इज अ प्रोसेस, क्रिया है, दैट इज अ रिएक्शंस, क्रिया अभिक्रिया है, ये प्रक्रिया है। एक उत्प्रेरण एक प्रक्रिया, मैं समझाता हूं आपको। तो धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर गति को बढ़ा देते हैं, क्योंकि घटाते भी हैं, याद रखिएगा। जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को, गति को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ऐसे अभिक्रियाओं को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जब भी आता है बच्चों, आपको डेफिनेटली एक या दो एग्जाम्पल देना अनिवार्य है। समझ में आ रहा है। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जस्ट लाइक N2 + 3H2, और ये आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, लौह चूर्ण की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है NH3। जब हम जाएंगे कहाँ, अध्याय 9 या 8 ऐसा कुछ है, पी ब्लॉक के तत्व, तब मैं बताऊंगा। इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को बोलते हैं हैबर विधि, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। तो ये क्या है बच्चों, एक धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है आयरन। समझ में आ गया। और ये प्रक्रिया जो दिख रही है, ये धनात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल अगर देखना चाहोगे आप, तो एक एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड यह जो है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है बच्चों 2H2O + O2 में, ऑक्सीजन में। किसकी उपस्थिति में भाई, ये देख लेते हैं, किसकी उपस्थिति में हो जाता है,
एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है इसी में, मंदक भी बोलते हैं या ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरण या मंदक भी बोलते हैं इसी को, मंदक। धीमा करना, मंद करना मतलब धीमा करना। तो ऐसे अब बताने की जरूरत नहीं है यार, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, गति को धीमा कर देते हैं, ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं इस क्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल बस याद रखिएगा, वो है 2H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसी का ही उदाहरण लेंगे, बस इसमें चेंज हो जाता है H3PO4, फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल के मिलाने पर ये जो अभिक्रिया जितना टाइम में इसको संपन्न होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा टाइम ले लेता है और बहुत आराम से संपन्न होता है, इसलिए किसका काम करता है? मंदक का काम करता है। समझ में आ गया? थर्ड जो टाइम आपका आता है वो आता है बच्चों स्व उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं? स्व उत्प्रेरण, सेल्फ कैटालिसिस। क्या होता है ये सुनो भाई। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें बाहर से उत्प्रेरक या कोई पदार्थ मिलाना नहीं पड़ता, बल्कि उस अभिक्रिया में बनने वाला कोई उत्पाद ही उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है, बढ़ाता है, वेग को बढ़ा देता है। तो ऐसे पदार्थों को ही हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं एवं ऐसी अभिक्रियाओं को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, CH3COO C2H5, एथिल एसीटेट में जब जल मिलाया जाता है तो क्या होता है? इधर देखिए, CH3COOH प्लस C2H5OH एल्कोहल बनता है और इस आपका एसिटिक अम्ल बन जाता है। तो इसमें होता क्या है सुनो, इस रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों ये जो आपका कंपाउंड जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में इस अभिक्रिया को प्रेरित करता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है, अलग से आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्व उत्प्रेरक, और इस जो विधि है, क्रिया विधि है, इसको बोला जाता है स्व उत्प्रेरण। इतना चीज समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो आता है बच्चों वो है हमारा प्रेरित उत्प्रेरण। क्या है? प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड प्रेरित उत्प्रेरण, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो क्या होता है इंड्यूस्ड? ये सुनिए, देखो ये थोड़ा डिफरेंट है ना, अन्य से थोड़ा डिफरेंट। क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको, चलो देख लो पहले। सोडियम सल्फाइड, क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फाइड। इस पर जब वायु प्रवाहित की जाती है, ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है, कभी भी वायु प्रवाहित की जाती है, ऐसा कहीं भी मिलता है आपको, सुनने में मिलता है, देखने में मिलता है, तो ये मान के चलिएगा वो मैक्सिमम टाइम ऑक्सीजन ही रहता है। वायु प्रवाहित करने का अर्थ होता है ऑक्सीजन। तो वायु प्रवाहित की जाती है बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम सल्फेट में। समझ में आ रहा है? अब एक और कंपाउंड लेते हैं, वो है सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनाइट। इसमें जब वायु प्रवाहित किया जाता है तो यह जो है सोडियम आर्सेनेट में परिवर्तित नहीं होता, अर्थात इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, सोडियम सल्फाइड, ठीक, प्लस सोडियम आर्सेनाइट, ये ले लिए, दोनों को एक साथ लिए। अब दोनों में बच्चों ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, तब हमारा क्या निकल के आता है? उत्पाद जो बनता है वो बन जाता है सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम आर्सेनेट, AsSO4। ये देख लो जादू हुआ कि नहीं? यहां पे वही चीज तो कर रहे हैं। अब भाई यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? एक है। अरे भैया ऑक्सीजन की दो परमाणु है, अगर 1/2 सामने में लिखे मतलब हो जाता है 1, ठीक है, एक सिंगल नहीं लिख करके ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन को ग्रहण करके NaSO4 बना लिया, वेरी गुड। यहाँ पे इसको भी बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनता। और जब हम दोनों को एक साथ मिला देते हैं और वायु प्रवाहित करते हैं तो बन जाता है। तो इसको कैसे बताना है आपको, कैसे लिखना है? सुनिए, प्रेरित उत्प्रेरण क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रेरित होता है, अर्थात स्वयं उत्पाद में
परिवर्तित नहीं होता, किंतु उसे जब किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया के साथ संपन्न कराया जाता है तो वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को स्व उत्प्रेरक एवं ऐसे अभिक्रियाओं को स्व उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड वायु की उपस्थिति में सोडियम सल्फेट में बदल जाता है, किंतु सोडियम आर्सेनाइड पर वायु प्रवाहित करने पर यह ऑक्सीकृत नहीं होता। किंतु जब दोनों को एक साथ मिलाया जाता है और फिर वायु प्रवाहित की जाती है तो उन दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है और सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनाइड प्राप्त होता है। अतः इस अवस्था में जो हमारा सोडियम सल्फाइड है यह किस चीज का काम करता है? प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करता है। समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं, अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है, देख लो यार। हो सकता है आपको बोरिंग लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये नॉलेजफुल है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। ये अब काफ़ी आपका ज्ञान बढ़ाने वाला है। छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा कुछ है नहीं। अब देखते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट प्रमोटर। क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। क्या होते हैं ये देखो, आप कई जगह देखे होंगे, जब आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो कई जगह देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको इनऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो जैसे कि एक सामान्य सी बात, सामान्य सी चीज, अमोनिया निर्माण। अमोनिया निर्माण देखते हैं बच्चों, अमोनिया निर्माण जब करते हैं तो यहाँ प्लेटेनियम, यहाँ पे आयरन का चूर्ण यूज होता है, लौह चूर्ण यूज होता है। तो लौह चूर्ण को मैं पहले बता दिया आपको उत्प्रेरक है। इसके साथ में एक मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम बोलते हैं इसको, ठीक है, तत्व है, इसका उपयोग करता है। तो इसका क्या उपयोग है? इसका क्या उपयोग है? और इसको बोलते हैं वर्धक के रूप में मॉलिबेडनम उपयोग किया जाता है। तो क्या करता है ये वर्धक? क्या करता है ये वर्धक? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित नहीं करता, न तो बढ़ाता है न तो घटाता है। बढ़ाने घटाने वाले को तो हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो फिर ये कौन है? एडिशनल। वो एक्चुअल में इस उत्प्रेरक का उत्प्रेरक है। बात को समझना, ये क्या है? उत्प्रेरक का उत्प्रेरक है, मतलब इसकी सक्रियता को बढ़ा देता है, एक्टिवेशन को बढ़ा देता है, एक्टिविटी को बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है? वो उसके फेवरेबल में रहता है, ये इसको उत्प्रेरित करता है, और ये जो है इस रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो ये डायरेक्टली इसको उत्प्रेरित नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो जो है उसको उत्प्रेरित करता है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करते, अर्थात उसके वेग में परिवर्तन नहीं करते, किंतु उसमें प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक के सक्रियता को बढ़ा देते हैं, वर्धक कहलाते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक। इसके बाद जो नंबर आता है बच्चों वो है विष उत्प्रेरक। विष उत्प्रेरक, ठीक है, विष उत्प्रेरक। तो मैं तो निगेटिव बता चुका हूं आपको, ऋणात्मक तो बता ही चुका हूं, ऋणात्मक उत्प्रेरक बता चुके हैं आपको, उदाहरण भी दिया हूं, फास्फोरिक अम्ल का। दिया हूं कि नहीं दिया हूं भाई? ठीक है। तो ये क्या आ गया? एक्स्ट्रा विष, वहां पे उसको मंदक बोलते थे, ऋणात्मक उत्प्रेरक को ही मंदक बोलते हैं। तो विष उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरण क्या होती है? वो होता है बच्चों, ये जस्ट इसका बता रहा हूं ना, अपोजिट चल रहा है इन लोग, धनात्मक ऋणात्मक। तो ये प्रेरक, वर्धक बढ़ाना, विष कम करना, ठीक है। तो एक उदाहरण लेते हैं, जस्ट लाइक हमारा जल निर्माण, 2H2 प्लस O2, और ये बन जाता है। अगर इसका एक और एग्जांपल देखना चाहो बच्चों, तो एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में ये जो है, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। ये जो होता है, ये क्रिया जो होती है वो मॉलिबेडनम है, वहां यहां एस्बेस्टॉस, क्या होता है? एस्बेस्टॉस। यहां एस्बेस्टॉस जो है किस चीज का कार्य करता है? वर्धक का कार्य करता है। जैसे ही आएगा अध्याय 9 या 10 पी ब्लॉक तत्व, वहां पे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो विष उत्प्रेरक का उदाहरण देखिए और समझने का प्रयास करते हैं इसको, विष उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं जल निर्माण में, 2H2O2। यहां क्या होता है बच्चों? देखिएगा, कार्बोनिल, क्या? कार्बोनिल। यह एक विष उत्प्रेरक का कार्य करता है, विष उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। विष उत्प्रेरक का कार्य करता है 2H2O, ऐसा। मतलब क्या है? एक और एग्जांपल देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से।
3H2 प्लस N2 और ये बना लेता है अमोनिया NH3 प्लेटिनियम। और इसका जो विष उत्प्रेरक रहता है बच्चों वो होता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है? विष उत्प्रेरक होता है। तो क्या है भैया विष उत्प्रेरक? ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं विष उत्प्रेरक कहलाते हैं। विष उत्प्रेरक कहलाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है ना, वर्धक के उल्टा उत्प्रेरक। ओके चलिए इसके बाद और नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेरक में और क्या क्या बच गया है। ज़्यादा बड़ा नहीं है क्लास, ठीक है, थोड़ा सा और है। उसके लक्षण देखेंगे बच्चों, बढ़िया ताला चाबी लक्षण है, बहुत बढ़िया बढ़िया है, आता भी है, कभी कभी जनरली पूछ दिया जाता है। नॉलेजफुल है यार बहुत ज़्यादा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आप आगे भी इस पे काम करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो तो देखते रहो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज़, समांग उत्प्रेरण, समांग उत्प्रेरक या उत्प्रेरण, ठीक है बच्चों। होमोजीनियस क्या बोलते हैं? होमोजीनियस क्या होता है सुनिए। होमोजीनियस ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक एक ही अवस्था, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, मतलब गैस है तो गैस, ठोस है तो ठोस और द्रव है तो द्रव में होते हैं, तब उसे हम कहते हैं समांग उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटालिसिस। जैसे बच्चों हमारा है, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के हम दो चीज पढ़ेंगे, शिष्कक्ष विधि, संपर्क विधि। तो एक विधि में हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो ये यूज करते हैं, देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में, ऑक्सीजन जो है गैस के रूप में, ठीक है, और उत्प्रेरक के रूप में हम यूज करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है गैस के रूप में। तो ये कन्वर्ट हो जाता है SO3 में, ठीक है, जो कि गैस रहता है। तो यहाँ देखो बच्चों, इसको नहीं है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों एक ही अवस्था में जब रहता है तब हम उसको क्या कह देते हैं? होमोजीनियस समांग उत्प्रेरण। जैसे कि एक और है सुक्रोज का जल अपघटन, C12H22O11 प्लस H2O, इसका जल अपघटन कराओगे बच्चों तो ये देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, इधर देखो आप, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है, फ्रक्टोज और आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा ये जो रहता है ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहता है, ये भी एक्वस के रूप में रहता है, और इसमें उपस्थित जो हमारा उत्प्रेरक रहता है H+ वो भी किस फॉर्म में रहता है? एक्वा के फॉर्म में रहता है। तो ये भी एक उदाहरण है होमोजीनियस का। अब जस्ट इसका उल्टा क्या आ जाएगा? हेक्ट्रोजीनियस। हेक्ट्रोजीनियस मतलब विषमांग उत्प्रेरण, ठीक है, हेक्ट्रोजीनियस। तो उसका एग्जाम्पल क्या है और क्या चीज़ है? बस वही है कि जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों ये देखो क्या चीज़, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, N2 प्लस 3H2, ये गैसीय रूप में रहता है, गैस एज अ गैस फॉर्म, ये भी गैस फॉर्म, लेकिन इसमें जो लौह चूर्ण यूज किए जाते हैं वो रहता है सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बन जाता है बच्चों NH3, अमोनिया बन जाता है। तो ये क्या है? एक हेक्ट्रोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे दोनों गैसेस फॉर्म में है और ये क्या है? सॉलिड के फॉर्म में है। एक और एग्जांपल देखेंगे तो संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण का संपर्क विधि जो होता है उसमें SO2 गैस के फॉर्म में रहता है प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैस के फॉर्म में रहता है, बट इसमें जो है प्लेटिनियम यूज किया जाता है बच्चों वो होता है सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में। तो ये हमारा एक हेक्ट्रोजीनियस का उदाहरण एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? अच्छे से, सबको अच्छे से समझ में आ गया भाई? चलो अब देखते हैं इसका लक्षण देख लेते हैं। क्योंकि एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, इसका लक्षण देखेंगे। उत्प्रेरकों का लक्षण आता है भैया एग्जाम में, है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा, ओके। तो थोड़ा स्पेशल बना के रखो, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मात्र क्या, विषमांग उत्प्रेरण का, आपको दिख रहा है बच्चों, विषमांग उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। मैं इसको आपको लिखवाऊंगा नहीं, आप चित्र देखकर ही पूरा चीज समझ जाओगे, कैसे सुनते जाओ। ये क्या था? अभी जस्ट हमने अमोनिया निर्माण देखा कि नहीं देखा? सब लोगों को पता है अमोनिया निर्माण देखा हमने। जैसे कि फिर से दिखा देता हूं आपको, N2 प्लस 3H2, ये जो है आयरन की उपस्थिति में बच्चों और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, वर्धक उत्प्रेरक की उपस्थिति में 2NH3 अमोनिया बना लेता है कि नहीं? और यहाँ सब लोगों को पता है ये गैस के फॉर्म में होता है, ये गैस के फॉर्म में होता है, और ये क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है, सबको पता है। तो सॉलिड क्या करता है? हम उत्प्रेरक को सॉलिड के रूप में ही यूज किए, प्लेटिनियम यूज किए संपर्क विधि के निर्माण में, सॉलिड के रूप में ही यूज किए। क्यों? रीजन क्या है?
अब देखना मैक्सिमम उत्प्रेरक ठोस और चूर्ण के रूप में, ठोस रहेगा लेकिन चूर्ण बना करके ही यूज किया जाता है। रीजन ये है कि वो जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है, जिससे क्या होता है इधर समझ में आ जाएगा। देखो सपोज मैं मान लेता हूं बच्चों कि ये हमारा एक उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक है। ये देखिएगा, ये क्या है? उत्प्रेरक है। इसमें मुक्त संयोजकताएं होती है। मुक्त संयोजकताओं के अर्थ है कि इस प्रकार ये मुक्त संयोजकताएं कहलाएंगी। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि इसके पास रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए स्पेस रहता है, जगह रहता है। अब होता क्या है, देखो ये उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक है। और हमारे पास ए और बी दो क्या चीज है? अभिकारक है। क्या है बच्चों? अभिकारक। अभिकारक। तो सबसे पहले क्या होता है पता है? इसका अधिशोषण होता है। अधिशोषण एडसोर्प्शंस। एडसोर्प्शंस आप हिंदी में लिख लीजिएगा, एडसोर्प्शंस होता है। एडसोर्प्शंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसके सतह पर जाकर के चिपक जाएंगे। मैं क्या बताया था? अधिशोषण किसे कहते हैं? व्हाट इज द एडसोर्प्शंस? जब कोई द्रव या गैस किसी ठोस के सतह पर जाकर के चिपक जाते हैं, जिसके कारण उसकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण। तो ये क्या करेंगे बच्चों? इसके जो मुक्त संयोजकताएं हैं, संयोजकता मतलब ये समझ रहे हो, बॉन्ड यहां पर जाकर के जुड़ जाएंगे। तो ये कैसे बन जाएगा? ये देखो आप, ये ए आ गया और ये आ गया बी, जुड़ गया। जुड़ा कि नहीं भाई बोलो? जुड़ा कि नहीं? जुड़ गया, अधिशोषित हो गया। अधिशोषित होने के बाद बच्चों अब ये क्या होगी? सक्रिय होगी। क्या चीज? रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी और क्या बनाएगा? अभिक्रिया। और क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? माध्यमिक यौगिक बना लेता है। किसके साथ? उत्प्रेरक के साथ। कौन? अभिकारक। माध्यमिक यौगिक निर्माण। तो माध्यमिक यौगिक निर्माण करेगा और ये कैसा बन जाएगा? ये देखो आप, माध्यमिक यौगिक का निर्माण करेगा और ये बन जाएगा इस प्रकार। देख लीजिए आप, बी। समझ में आ गया? इसके बीच ए और बी के बीच, दोनों अभिकारक के बीच अर्थात नाइट्रोजन और अमोनिया हाइड्रोजन जो पहले अलग अलग थे, फिर किसके साथ जुड़े? उत्प्रेरक के साथ जुड़े। उसके बाद फिर दोनों के बीच क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने के बाद बच्चों अब क्या होगा? अब डिसोर्प्शंस का क्रिया होगी। क्या होगा? डिसोर्प्शंस। डिसोर्प्शंस मतलब विशोषण। अब क्या होगा? विशोषण होगा। और विशोषण जब होगा तो हमको क्या मिलेगा? ये देखो आप, विशोषण की क्रिया होगी जब, तो हमें क्या मिलेगा? ये देखिए, ए बी, हमें क्या मिलता है बच्चों? दोनों के बीच क्या बन जा रहता है? बॉन्ड बन जा रहता है। और ये देखो ये बन गया प्रोडक्ट, जो कि पहले क्या था? अभिकारक था, रिएक्टेड था, वो बन गया प्रोडक्ट। और ये हमारा उत्प्रेरक जैसे का तैसा, मतलब जैसे पहले था वैसे ही हमको पुनः प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये कार्य है उत्प्रेरक का। समझ में आया सब? तो 3 पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है ये सुनो। उत्प्रेरक, ठोस उत्प्रेरक अपने पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं रखते हैं, जिसके कारण अभिकारकों का सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता में वृद्धि के कारण अभिक्रिया तेज हो जाता है। फर्स्ट समझ में आ गया? दूसरा कि अब उत्प्रेरक जो है अभिकारकों को बांधे रखता है। बांधे होने के कारण वे जो है इधर उधर नहीं भटकते। कौन? अभिकारक। और सीधा जो टक्करें होती है वो उत्प्रेरक के पृष्ठ पर ही होती रहती हैं, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनता है। 2 चीज समझ में आ गया। तीसरा, आप सबको पता है, मैं जब भौतिक और रासायनिक अधिशोषण पढ़ाया हूं तो ठीक है, कि अधिशोषण के प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है। तो जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वह इस अभिक्रियाओं में, विशोषण अधिशोषण की अभिक्रियाओं में ऊष्मा जो मुक्त होती है वह इस अभिकारक के लिए संक्रियण ऊर्जा का कार्य करता है, जिसके चलते वह शीघ्रता से उत्पाद में बदल जाता है। ओके बच्चों, तो अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो करते हैं लक्षण। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब देखते हैं हम लोग क्या चीज कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। भाई देख लीजिए थोड़ा सा। ओके, क्या क्या सुनिए। फर्स्ट है आपका बच्चों सक्रियता। क्या है?
सक्रियता। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होती है सुनिए। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। इतना स्पीड सोचो, 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो ये सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है इनकी। क्या होती है? उत्प्रेरकों की सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है। ये कई रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को 10 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। फर्स्ट। सेकंड है बच्चों अल्पमात्रा। अल्पमात्रा, अल्पमात्रा क्या है? मिनिमम क्वांटिटी, क्वांटिटी, एक्टिविटी, क्वांटिटी, मिनिमम, बहुत कम मात्रा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए अब उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अभिकारक के तुलना में उत्प्रेरक ना के बराबर यूज किया जाता है, फिर भी उसके वेग को 10 गुना वृद्धि कर देता है। समझ रहे हो? आप कुछ मत करना, गांव में सब लोग, बहुत लोग गांव में रहते होंगे, उन लोग जानते होंगे दही मक्खन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आप दूध को डाल के बर्तन में रख दो, वो दही नहीं बनता, कई दिन हो जाएंगे दही नहीं बनेगा। लेकिन थोड़ा सा मात्रा कहीं से दही ला करके, ठीक है, पहले डाल दो, उसके बाद फिर दही आप दूध डाल दो। मजाक नहीं, 2 दिन में देखना, 1 दिन में देखना दही बन जाता है। तो ये है हमारा क्या चीज? अल्पमात्रा और सक्रियता, एक्टिविटी भी और मिनिमम क्वांटिटी भी। ठीक है। थर्ड आता है बच्चों, उसका जो थर्ड आता है वो है ताप का प्रभाव। क्या है? ताप, ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का कैसे प्रभाव इफेक्ट होता है ये सुनिए। ताप बढ़ाने से कई रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग दुगना हो जाता है और ताप बढ़ाने से अभिकारकों का टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उत्पाद शीघ्रता से बनता है। चौथा देखते हैं, सक्रियता, अल्पमात्रा, ठीक है, ताप। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, अल्पमात्रा यह आता है बच्चों चयनात्मक, 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 सिलेक्टिविटी, एक्टिविटी, क्वांटिटी, सिलेक्टिविटी। क्या होता है चयनात्मक? प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया को कोई भी उत्प्रेरक उत्प्रेरित नहीं करता। मतलब क्या है कि जैसे कि ये है, ये देखो N2+3H2, ठीक है, और ये जो है हमारा आयरन की उपस्थिति में हमारा कन्वर्ट हो जाता है 2NH3 में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी उत्प्रेरक को यहाँ पे ला के रख देंगे और वो जो है अमोनिया में बदल देगा, मतलब उत्प्रेरित कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि विशेष रासायनिक अभिक्रिया के लिए विशेष उत्प्रेरकों का कैटालिसिस का उपयोग किया जाता है, दैट इज सिलेक्टिविटी। समझ में आ गया? चलो इसी में एक और देखते हैं, जियोलाइट। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा है, इसी का 5वां लक्षण बोल दीजिए आप, क्या है? जियोलाइट। तो क्या होती है जियोलाइट सुनिएगा। कुछ उत्प्रेरक अति विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, मतलब चयन तो करते हैं, सिलेक्टिविटी समझ में आ गई। हर रासायनिक अभिक्रिया को कोई भी उत्प्रेरक उत्प्रेरित नहीं कर सकता, लेकिन कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो बहुत ही अति विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते में कोई भी मधुमक्खी किसी भी जो है देखे होंगे मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, किसी में भी आके नहीं बैठते हैं। उनका एक स्पेशल छत्ता होता है, मतलब एक स्पेशल रूम होता है और उसी पर्टिकुलर रूम में जा करके वो जो है बैठते हैं। इसको ऐसे कंसेप्ट से भी समझाया जाता है। दूसरा, ये जिस चीज़ से बना होता है अभी बताऊंगा मैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनो सिलिकेट। तो उसका जब आप संरचना बनाओगे तो भी वह जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसा बनता है। तो इनको दोनों को कंपैरिजन करते हुए ही इसको हम मधुमक्खी का छत्ता भी नाम देते हैं। जियोलाइट को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी का छत्ता। रीजन क्या है? एक कि मधुमक्खियों में भी सिलेक्टिविटी का गुण पाया जाता है, चयन करने का, कि वो सिर्फ अपने ही रूम में जाकर के बैठेंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरा, ये जो जियोलाइट है उसका एक रासायनिक सूत्र है एल्यूमिनो सिलिकेट, मैं बताऊंगा भी। उसकी भी जब संरचना बनाते हैं तो एक्चुअल में वो कैसे बनता है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। जैसे कि कीलेट, कीलेट पढ़ेंगे हम लोग। कीलेट, कीलेट मतलब होता है पंजा, केकड़े का पंजा, ठीक है, वैसे टाइप का। तो जियोलाइट क्या होता है बच्चों? यह एक अति विशिष्ट प्रकृति के उत्प्रेरक होते हैं जिनमें छिद्र युक्त संरचना पाई जाती है और यह विशेष अभिकारकों को ही उत्प्रेरित करता है। जियोलाइट, वास्तव में जियोलाइट एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट होता है।
एल्यूमिनो सिलिकेट, यहाँ ये बच्चों धन आयन है, मैं बताऊंगा अभी, आप टेंशन मत लो। XM एल्यूमिनो X सिलिकेट YnH2O। यहाँ M क्या है? M धन आयन है, जिसकी हम लोग आप लोग को मैं बताया था सोडियम फेरोसाइनेट, ठीक है। तो ये क्या है? एक धन आयन है, मेटल है, धातु है, धातु ही धन आयन होता है बच्चों, तो ये धातु है, ठीक है। वेयर N आपका संयोजकता है M का, जिसकी मान लो ये मैग्नीशियम हो गया, ये भी तो एक धातु है, सोडियम है, ये भी तो एक धातु है। अगर ये प्लस है, संयोजकता इसकी 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, इसकी संयोजकता 2 है तो यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। और यह है एल्यूमिनो, यह है सिलिकेट। तो वास्तव में यही चीज़ है और कुछ नहीं है, स्पेशल उत्प्रेरक जिसकी संरचना स्पेशल होती है। समझ में आ गया? एक चीज़ बस और बच गया यार, वो है आपका क्या चीज़? एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम कक्षा 12वीं में और पूरे रसायन में कम से कम हम 3-4 बार पढ़ेंगे बच्चों, 3-4 बार पढ़ेंगे एंजाइम्स, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर से हल्का से बता देता हूँ ताकि बाद में मैं और आपको अच्छे से बताऊँ, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा बड़ा हो गया। ओके स्टूडेंट, तो एक काम करते हैं, उसको मैं आपको चैप्टर नंबर 6, ठीक है, बहुत जल्दी, इसके बाद जस्ट चैप्टर नंबर 6 नहीं, चैप्टर नंबर 14 है, उसमें मैं एकदम बेहतरीन तरीके से विस्तार से व्हाट इज द एंजाइम्स। वास्तव में एंजाइम्स जो है एक जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना पचता कैसे है, मुंह से यहाँ तक कैसे पहुँचता है। हमारे मुंह में ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं, जनरली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। उसमें स्पेसिफिक एकदम स्पेशल टाइप का जो है उनका लक्षण है, उसका कार्य है, बहुत सारा उनके बारे में पढ़ाई करेंगे, बट वो चैप्टर नंबर 14 में है, क्योंकि आज का क्लास भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।